नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत बेहतरीन सीरीज। आप लोगों को पता है उत्तराखंड के अंदर वन दरोगा की वैकेंसी आई हुई है। बहुत सारे बच्चे जोरों शोरों से उसके लिए लगे हुए हैं। आपके लिए मैं तैयारी को और सरल बनाने के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। सीरीज बहुत बेहतरीन होगी, है ना। आप लोग देख रहे होंगे उत्तराखंड वन दरोगा बायोलॉजी की ये सीरीज है, जहाँ पर साइंस का बहुत ज़्यादा पोर्शन रहने वाला है। हर एक स्ट्रीम के लिए ये रहने वाला है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को पहले मेरे साथ नोट्स लिखने, है ना। मैं सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए लिख के लाया हूं। आप एक बार पढ़िए, देखिए, बहुत बेहतरीन सीरीज है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने रखे हुए हैं। और इस सीरीज के बाद जैसे ही हमारा देखिए पहले कोशिका सेल टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे आज की क्लास में, और जो कल इसकी वीडियो आएगी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ताकि आप पहले तो थ्योरी पढ़ें, उसके बाद आपको यह भी मालूम पड़े कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है। अगर आप उत्तराखंड वन दरोगा की वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के साथ जरूर जुड़ें। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। आप लोग कॉपी और पेन लेके नोट्स बनाएंगे मेरे साथ साथ। मैं फिर बोल रहा हूं, ये ऐसे नोट्स हैं, ये ऐसे मैंने चीजें तैयार कर रखी हैं जो आपके एग्जाम में एक छोटी से छोटी चीज भी नहीं छोड़ने वाला है। सबसे पहला टॉपिक है कोशिका। भैया कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ठीक है। और यही जीवन की इकाई है भैया, कौन? कोशिका। ठीक है। परिचय, इसका परिचय क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोशिका है वो है क्या। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए भैया, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो ये कोशिका होती है ना हम लोगों की, ठीक है, किसकी? भैया जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है क्या? कोशिका। इसे रॉबर्ट हुक, भैया नोट करेंगे, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कॉर्क में देखा था। भैया किस में देखा था? कॉर्क में देखा था। और इन्होंने खोज करी थी कोशिका की। और कैसी कोशिका? मृत कोशिका की इन्होंने खोज कर रखी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। भैया कैसी कोशिका थी वो? मृत कोशिका थी। मृत कोशिका की खोज की हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। 1665 ईस्वी में करी। और किस पर करी? कॉर्क में करी। भैया वो मृत कोशिका की थी। ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी? जीवित कोशिका की खोज करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नाम नोट करेंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। 1674 ईस्वी में उन्होंने इसकी खोज करी। ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ था। यहां पर है कि जीव विज्ञान के जनक, जो हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, इसके जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है ना, कोशिका सिद्धांत। ये देखिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका जो सिद्धांत था वो किसने दिया। भैया हुआ क्या, स्लाइडन एक पार्टी में गए हुए थे और वहीं पार्टी में आए हुए थे स्वान, है ना। स्लाइडन ने इस पर पहले से कार्य किया था। तो क्वेश्चन कभी कभी अलग से भी पूछ देता है, स्लाइडन ने कोशिका सिद्धांत कब दिया? इन्होंने कार्य स्टार्ट किया, इन्होंने 1838 में दिया था। इन्होंने किससे बोला? स्वान से बोला कि हम ऐसा ऐसा वर्क कर रहे हैं, और उसी पर वर्क को आगे बढ़ाया स्वान ने। और तब दोनों ने मिलकर, इन्होंने 1839 में और दोनों ने मिलकर एक कोशिका का सिद्धांत दिया। वो दिया 1839 ईस्वी में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, नोट करेंगे कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? 1839 में स्लाइडन और स्वान ने क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया। ठीक है। इसके बाद नीचे दिया है ना, रुडोल्फ विर्चो ने इसमें जोड़ा। क्या जोड़ा भैया? ये सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं। इन्होंने बोला कि जो सारी ये कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की, ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। आपको चीजें बेहतरीन समझ में आ गई होंगी। ये था हमारा पहले पेज का सार। अब देखिए एक चीज और मैं यहां पर लिखाना चाहूंगा, आप लोग लिखेंगे, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। भैया जी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और रॉबर्ट नोट करेंगे ब्राउन, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी भैया? कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। कोशिका का केंद्रक, कोशिका का केंद्रक नोट करेंगे, है ना। कोशिका का केंद्रक की खोज किसने करी थी भैया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में, है ना, 1881 में। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम ग्रुप मैथ्सविक्ट्री पर डला दूंगा। आप लोग वहां से इसको ले लेंगे और जो चीजें आपकी छूट जाएंगी उसे नोट करेंगे। ये रहा, है ना, पूरा हमारा जो सिस्टम है ना वो इस प्रकार, ये सेल है। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। गोल्जी उपकरण होते हैं, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है, केंद्रीय
है झिल्ली इसके अंदर होगी, केंद्रक इसके अंदर होगा, कोशिका द्रव्य इसके अंदर होगा, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इसके अंदर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होगा, राइबोसोम इसके अंदर होगा, लाइसोसोम इसके अंदर होगा, तारका केंद्र होगा और प्लाज्मा झिल्ली होगी। इन सब चीज़ों के बारे में अब हम आगे को चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि हमारा जो शरीर है वो बनता कैसे है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे हमारा घर कैसे बनता है, मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। मैंने कहा हमारे पास भैया ईंटें हैं, है ना, ईंट पे ईंट हमने रखी तो क्या बन गई, दीवार बन गई। भैया दीवार जैसे ही बनी और दीवार के बाद हमारे जब हमने बहुत सारी दीवारों को जोड़ दिया तो हमारा क्या बनेगा, कमरा बनेगा, और कमरे जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो घर बनता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। सबसे पहले क्या बनता है, कोशिका, है ना, कोशिकाओं से मिलकर बना है भैया। सबसे पहले होता है कोशिका। जब बहुत सारी कोशिकाएं बनती ना तो बनते हैं टिश्यू, जिसे बोलते हैं उत्तक। क्या बोलते हैं, उत्तक कहते हैं। और बहुत सारे जब उत्तक मिल जाते हैं ना तो वहाँ से अंग बनना शुरू हो जाता है, और जब बहुत सारे अंग बन जाते हैं तो हमारा शरीर का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया आपको याद होनी चाहिए। सबसे छोटी कोशिकाएं, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बने होते हैं, उत्तकों से मिलकर अंग बना होता है, अंगों से मिलकर शरीर बना होता है। आप इस एग्जाम्पल से इसे बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, आप जल्दी से इसे नोट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब मैं चलता हूं आगे की ओर और देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये रहा। अब सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कहता है कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं तो हैं, बहुत प्रकार की कोशिकाएं हैं। अब इनके प्रकार हमें देखने हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं लिखा रहा हूं, ये पूरा एनसीईआरटी बेस पर है चीजें। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। भैया जी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या है, पहले इनके बारे में देखेंगे। बैक्टीरिया और आर्किया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए बैक्टीरिया किस प्रकार का है, किस प्रकार की कोशिका है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। भैया तब आप बोलेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो नोट करेंगे बैक्टीरिया और आर्किया में ये पाया जाता है। जितना शॉर्ट नोट्स हो सकता है मैं उतने शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेके आया हूं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सब कुछ इसके अंदर डाले हुए हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमारे पास समय बहुत कम है, हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, नहीं भैया, हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में आने वाला चीजें हैं। ठीक है, तो सिलेक्टेड चीजें हैं। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियाइड होता है। क्वेश्चन बोल देगा निम्नलिखित में से सुस्पष्ट केंद्रक किस में नहीं होता है भैया, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। इसका मतलब इसका विस्तार भी नहीं होता होगा। जब इसका केंद्रक ही सुस्पष्ट नहीं है तो इसका विस्तार भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे भैया लिखा है झिल्ली वृद्ध कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, है ना। झिल्ली वृद्ध मतलब बदी हुई झिल्लियां इसके अंदर क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, नहीं होती हैं। आकार में ये छोटा होता है भैया। इसका जो आकार होता है वो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक इसका आकार होता है। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक हो गया। और अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तब भी मैं वहाँ पर आपको चीज़ें बताऊंगा। तो ये थ्योरी है, आप अभी इस चीज़ को क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। अगला है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। भैया क्या होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। पहला ही क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं। भैया जी पौधों में, जानवरों में, कवक में और प्रोटिस्ट में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, आप लोग नोट करेंगे कि पौधों में, जानवरों में, कवक में और प्रोटिस्ट में ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक हो गया। अगला, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है भैया। मतलब जो मानव हैं, हम लोग हैं, हमारा जो केंद्रक होता है ना, जो कोशिका का केंद्रक है वो सुस्पष्ट होता है। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो सुस्पष्ट होता है और इसका विस्तार ज्यादा होता है। अगला है झिल्लीवृद्ध कोशिकाएं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि क्या होते हैं इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इनका आकार बड़ा होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर तक इनका क्या होता है, आकार होता है। ये साइज पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये चीज़ें नोट करनी है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और जब भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको एक टीचर को लेकर चलना पड़ता है, एक ही टीचर से पढ़ना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको बेहतरीन चीज़ें दे रहा हूं तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। अगला है कोशिका की संरचना।
भैया दो प्रकार की कोशिकाएं हो गई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हमने इसमें ये पढ़ा था, है ना, चीजें देखना, मैं हर बार चीजों को बता रहा हूं, बहुत प्यार से चीजों को बता रहा हूं। हमने ये पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का विस्तार नहीं होता है, विस्तार किसका होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का होता है। मतलब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये रहा अगला टॉपिक। क्वेश्चन कहता है, सॉरी थ्योरी कहती है कोशिका की संरचना और कोशिकांग। भैया जो कोशिका है इसकी संरचना कैसी कैसी है अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है कोशिका झिल्ली। सबसे पहले क्या आता है, कोशिका झिल्ली आता है। ये रहा कोशिका झिल्ली। भैया इसकी संरचना कैसी है, ठीक है। यह फास्फोलिपिड द्विस्तरीय से बनी होती है। नोट करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना। यह किससे बनी होती है, भैया क्वेश्चन पूछ देगा कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है ना। यह फास्फोलिपिड द्विस्तरीय से बनी होती है। अगला, जिसमें प्रोटीन उपस्थित होता है। क्वेश्चन कह देगा कि कोशिका झिल्ली में क्या उपस्थित होता है, भैया जी जो प्रोटीन है वो कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। आपको ये पता होना चाहिए। इसका क्या कार्य है, किसका कार्य, कोशिका झिल्ली का। यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य मतलब भैया अभी देखिए आगे को देखिए, पदार्थों के प्रवाह की नियंत्रित करती है। जो पदार्थ है ना जो अंदर जाएंगे उनको ये नियंत्रित करती है कि किसको अंदर जाना चाहिए, किसको बाहर आना चाहिए। तो वही अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ना। जो सेलेक्टिव चीजें हैं ना उन्हें अंदर जाने देगी, यानी कि सबको अंदर जाने दो, ठीक हो गया। जैसे आप कहीं जा रहे हैं ना, अब वहां ये नहीं कि सबको अंदर जाने दिया, भैया सिलेक्टेड लोगों को क्या कर दिया जाता है, अंदर जाने दिया जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि यह अर्धपारगम्य होती है, पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित करती है, कोशिकाओं के बीच संचार में सहायता करती है। जो कोशिकाओं के बीच में संचार होता है ना, कोई भी चीजें हैं एक जगह से दूसरी जगह जानी है तो उनका जो संचार होता है वो किसके द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है, समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अगला है कोशिका भित्ति। भैया सेल वॉल किसे कहते हैं, केवल पौधों और बैक्टीरियाओं में पाए जाते हैं। भैया यहाँ पर देखिए कोशिका झिल्ली तो सब में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली चाहे वो पादप हो चाहे वो जीव जंतु हो। पादप जो अपनी जगह पर रह के सिर्फ हिल डुल सकते हैं जैसे पेड़, और जीव जंतु आपको पता है हम मनुष्य, बकरी, गाय, ये सारे क्या हैं, जीव जंतु हैं। देखिए कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, भैया इसे बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। केवल पौधों और बैक्टीरियाओं में ये पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा कोशिका है जो सिर्फ पादपों में पाई जाती है, या सिर्फ पौधों में पाई जाती है, या बैक्टीरियाओं में पाई जाती है। तो भैया जी कोशिका भित्ति, ठीक है। पौधों में सेलुलोज, सेलुलोज से बनी होती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया पौधों में जो कोशिका भित्ति है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और बैक्टीरियाओं में किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैं स्टार मार्क करूँगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है। सेलुलोज और बैक्टीरियाओं में किससे मिलके बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बना होता है, ठीक है। आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। भैया इसके कार्य क्या हैं, कोशिका को आकार और सुरक्षा प्रदान करना। जैसे पेड़ पौधे हैं ना, जब आप पेड़ पौधे देखोगे तो उसकी जैसे ये कोशिका हो गई, ये तो कोशिका है भैया, है ना, ये कोशिका झिल्ली है। इसके बाहर से एक झिल्ली और है, इसको बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये जो बाहर वाली परत है ना, ये पेड़ पौधों को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका काम है सुरक्षा प्रदान करना। क्या प्रदान करना भैया, सुरक्षा प्रदान करना इसका काम है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो मैथ्स विक्ट्री यूट्यूब चैनल पर, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये चीज़ें मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन कहता है केंद्रक क्या होता है। अगला है केंद्रक। भैया यह न्यूक्लिक झिल्ली से घिरा होता है, अंदर न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। किसके अंदर पाया जाता है, डीएनए प्लस प्रोटीन, भैया जी क्रोमेटिन के अंदर जो पाया जाता है डीएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है, ठीक हो गया। अब इस केंद्रक की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, 1881 के अंदर की हुई थी, ठीक हो गया। इसके क्या क्या कार्य हैं, अनुवांशिक पदार्थ का भंडारण और नियंत्रण करना। भैया जी जो अनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए का भंडारण करना, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए का ये भंडारण करता है और उसका नियंत्रण करता है। गुणसूत्रों के माध्यम से अनुवांशिक जानकारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, ठीक हो गया। ये कह रहा है कि जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, उसकी माध्यम से, उसकी सहायता से अनुवांशिकता जानकारी को अगले पीढ़ी तक क्या करना, पहुंचाना, ये इसका काम होता है। किसका काम होता है भैया, केंद्रक कोशिका का ये काम होता है, ठीक है।
चलते हैं, अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। भैया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपको पता होगा, ये एक बहुत बेहतरीन चीज है। इसे शक्ति ग्रह, भैया शक्ति ग्रह, इसको क्या कहते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम शक्ति ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं। संरचना कैसी होती है, दोहरी झिल्ली से बनी होती है। भैया इसकी क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया शक्ति ग्रह कितनी झिल्लियों से मिलकर बना होता है, यह दोहरी झिल्ली से बना होता है। बाहरी झिल्ली और अंदर की क्रिस्टें, है ना, अंदर की क्रिस्टें, अंदर मैट्रिक्स में डीएनए और एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि भैया बताओ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कितने झिल्लियों से मिलकर बना होता है, वो दोहरी झिल्ली से मिलकर बना होता है। एक तो होता है बाहरी झिल्ली, एक होता है अंदर की क्रिस्टें, और जो अंदर की क्रिस्टें हैं उसमें मैट्रिक्स में डीएनए और एंजाइम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके कार्य क्या है, श्वसन क्रिया को करना इसका काम है, सहायता करता है। और एटीपी, एटीपी क्या होता है, ऊर्जा ग्रह, एटीपी उत्पन्न करता है, मतलब ये क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, मैं चलूँगा अगले थ्योरी की तरफ। आप नोट करते रहेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वहाँ ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, क्वेश्चन में यही चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत प्रैक्टिस आपकी मैं करा दूंगा। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, नोट करेंगे, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। इसकी संरचना कैसी होती है भैया, छोटे कण होते हैं जो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो राइबोसोम है ना उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटोन की फैक्ट्री बोलते हैं। और इसकी संरचना कैसी होती है, छोटे कण होते हैं, इसमें छोटे छोटे कण होते हैं जो कि किससे मिलकर बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसी वजह से राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। समझ में आ गई होगी बातें। इसका कार्य, अच्छा, यह कोशिका में मुक्त या रफ ईआर से जुड़े होते हैं। बोल रहा है यह कोशिकाओं में मुक्त, फ्री, अभी आप ईआर पढ़ेंगे, ये क्या होता है ना, रफ ईआर से जुड़े हुए होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइबोसोम में जो कोशिकाएं हैं वो मुक्त होती हैं या फिर रफ ईआर से जुड़ी हुई होती हैं। अगला है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती हैं, कौन, राइबोसोम। ठीक है, आप लोग नोट करेंगे इसको। अगला आगे को चलते हैं, अगला नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या होता है, यही ईआर है। मैंने आपसे बोला था ना कि जो राइबोसोम है वो रफ ईआर से जुड़ा होता है, तो ये ईआर इसी का नाम है। भैया जी प्रकार कितने होते हैं इसके, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इस ईआर के भी क्या हैं, 2, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। एक होता है रफ ईआर, एक होता है स्मूथ ईआर। भैया रफ ईआर का काम क्या है, इस पर राइबोसोम होते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए राइबोसोम किस पर होते हैं, भैया जी रफ ईआर पर होते हैं। ये रफ ईआर रहा। ठीक है, ये नोट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना कि ईआर के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ वाले में राइबोसोम होते हैं और यह प्रोटीन निर्माण करता है। भैया प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, रफ ईआर करता है। ठीक हो गया, यही राइबोसोम होते हैं। क्वेश्चन स्मूथ ईआर, इसमें राइबोसोम नहीं होते और यह लिपिड संश्लेषण करता है। भैया जो लिपिड होता है इसका क्या करता है, ये संश्लेषण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्मूथ ईआर जो हमारा होता है वो इसमें राइबोसोम नहीं होते। क्वेश्चन पूछ देगा कि राइबोसोम किस में होते हैं, रफ वाले में होते हैं, स्मूथ वाले में नहीं होते हैं। क्या, राइबोसोम नहीं होते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर भी पढ़ रखी थी कि ये रफ ईआर से जुड़ा होता है राइबोसोम। ठीक है, और इसके अंदर लिपिड संश्लेषण करता है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। चलते हैं, अब कुछ ही चीज़ें हमारी और बची हुई हैं। ये रहा अगला। भैया अगला क्या है, गोल्जी निकाय। गोल्जी निकाय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी निकाय क्या है, इसके सीधे हम कार्य देखेंगे। प्रोटीन एवं लिपिड का संशोधन, पैकेजिंग एवं परिवहन करता है। ठीक है, पैकेजिंग और परिवहन करता है, प्रोटीन एवं लिपिड का ये संशोधन करता है गोल्जी निकाय। लाइसोसोम, भैया लाइसोसोम नहीं, लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्वेश्चन बोल देगा लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, लाइसोसोम नहीं, एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी निकाय के अंदर होता है। ठीक है, अगला है लाइसोसोम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सुसाइड बैग इसे कहते हैं। ठीक हो गया। संरचना, झिल्ली में घिरे छोटे वेसिकल होते हैं जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। भैया जी ये बोल रहा है कि लाइसोसोम है क्या, ये आत्मघाती थैली है। ठीक हो गया, ये क्या है, आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग है। और इसने ये बोला कि इसका निर्माण कहाँ होता है लाइसोसोम का, भैया
जी गोल्जी निकाय के अंदर इसका निर्माण होता है और इसका कार्य क्या है? अवशिष्ट पदार्थों और अवांछनीय संरचनाओं को नष्ट करना। जो हमारे शरीर के अंदर गंदी चीज़ें हैं उनको ये नष्ट कर देता है, इसी वजह से इसे सुसाइड बैग कहते हैं। ठीक है, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करते हैं अगले उस पर, और ये रहा अगली स्लाइड। भैया प्लास्टिड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना। प्लास्टिड केवल पौधों में होता है भैया। प्लास्टिड सिर्फ किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। और ये है क्या? ये 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। भैया क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस प्लास्टिड की वजह से होता है? भैया क्लोरोफिल की वजह से करता है और हरा रंग देता है। इसका काम है, जो पौधों को हरा रंग होता है ना, या कोई भी जो रंग है, हरा रंग देता है, वो कौन देता है? क्लोरोफिल देता है। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? विभिन्न रंगों के लिए जिम्मेदार होना। भैया जी जैसे आपने देखा होगा, टमाटर का रंग लाल होता है, हरा भी होता है ना। सेब का कलर कैसा होता है? लाल होता है। केले का कलर पीला होता है। ऐसे ही जो विभिन्न कलर देता है वो किसकी वजह से आता है? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। अगला ल्यूकोप्लास्ट। भैया ल्यूकोप्लास्ट क्या है? भोजन भंडार ग्रहण करता है। भैया ये भोजन को क्या करता है? भंडार करता है, भंडारण करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है कोशिका द्रव्य। भैया जी कोशिका द्रव्य क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? इसके कार्य देखते हैं। कोशिकांगों को सहायता देता है। ठीक हो गया। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं करता है। तो क्वेश्चन बोल देगा निम्नलिखित में से किस कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया होती हैं? तो आपका आंसर होगा कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। और अब ये लास्ट चीज़ आ गई है, कोशिका विभाजन। भैया कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका का विभाजन कैसे होता है? ठीक है, इसमें लिखा है माइटोसिस, है ना। माइटोसिस सामान्य कोशिका विभाजन, जिसमें 2 समान संतति कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, कौन सी? संतति कोशिकाएं डॉटर सेल से बनती हैं। अगला है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? युग्मकों के निर्माण में होता है, जिसमें 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं जो मूल कोशिका से आधे गुणसूत्र रखती है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। ठीक हो गया। गुणसूत्र के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे गुणसूत्र होते हैं। और निष्कर्ष हमारा क्या निकला आज की क्लास का? ये निष्कर्ष है ना। निष्कर्ष हमारा क्या निकला आप लोग देख सकते हैं। निष्कर्ष में भैया जी कोशिका सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। हमें ये पता चल गया है कि सब कुछ कोशिकाओं से ही हो रहा है, तो ये मूलभूत इकाई है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में महत्वपूर्ण अंतर होता है, ये हमने पढ़ लिया है। ज़्यादा कौन थे भैया जी? यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हमने बहुत विस्तार में पढ़ा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का विस्तार नहीं है, क्योंकि ये अच्छे से विकसित नहीं हुई हैं। कोशिका के विभिन्न अंगक मिलकर उसे सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करते हैं। ये हमने सारी चीज़ें आज पढ़ी हुई हैं। ठीक है, कल मैं लाऊंगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सेल से बन सकते हैं। हाँ, इस थ्योरी में हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ें अभी रही, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी बता दी हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें बची हों, वो जो मैं चीज़ें कवर करा दूंगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको पूरा करा दूंगा। ठीक है, ये PDF आपको मैथ्स से विक्ट्री टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे कॉपी कर लें, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर लें और शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इसको पढ़ते रहें और आपका पेपर बहुत बेहतरीन होगा। मैं जल्द ही इस पर फिजिक्स की क्लास भी लेके आऊँगा और आपको बेहतरीन तैयारी कराऊँगा। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।